नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे औषधियों के संग्रह के बारे में। औषधियों का संग्रह करना, औषधियों को सही से चुनना, आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। चरक जैसे मुनियों द्वारा जो योग प्रयोग में लाए गए हैं, जिन प्रयोगों से चिकित्सकों द्वारा अनेक बार प्रयोग करके अनुभव कर लिया गया है, ऐसे ही प्रयोगों की बात आज हम आपके साथ करेंगे। आयुर्वेद में औषधि संग्रह का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि जो भी दवाइयाँ हम तैयार करते हैं उनका गुण और धर्म इस बात पर निर्भर करता है कि दवाइयाँ जो हैं वो किस प्रकार से जड़ी बूटियों से बनाई गई हैं, वे कितनी गुणवत्ता वाली हैं। आजकल लोग या वैद्य जो भी जड़ी बूटियाँ खरीदते हैं वे सब पंसारी की दुकानों से खरीदते हैं, जबकि लगभग सभी पंसारी वनस्पति शास्त्र का ज्ञान नहीं रखते, लेकिन हाँ, उन्हें अर्थशास्त्र का पूरा ज्ञान है। लेकिन सभी जो पंसारी हैं वो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं कि भाई हमें इसमें बचत कितनी होनी चाहिए, लेकिन इस चीज़ का ध्यान कोई भी नहीं रखता है कि हमें जो इन औषधियों का संग्रह है वो किस तरह से करना चाहिए। मुनाफा कमाने का उनको पूरा ज्ञान होता है। मैंने कई बार देखा है कि कुछ पंसारी अपना फ़ायदा देखते हैं और मिलती जुलती जड़ी बूटियाँ आपको दे देते हैं। वो जैसे कि आप उनके पास कोई जड़ी बूटी लेने जाओगे, मान लीजिए आप उनके पास अश्वगंधा लेने गए नहीं है या कोई ऐसी जड़ी बूटी लेने गए, तो वो उससे मिलती जुलती जड़ी बूटी आपको दे देंगे, क्योंकि आपको उसके बारे में बहुत कुछ नहीं पता होगा। और आमतौर पर कुछ जो छोटे मोटे वैद्य बैठे हुए हैं उनको भी इन जड़ी बूटियों के बारे में सही से नहीं पता होता है, तो इस चीज़ का फ़ायदा जो है वो पंसारी लोग उठा लेते हैं और हमें उस चीज़ में फ़ायदा नहीं हो पाता है। जब मरीज़ को फ़ायदा नहीं होता है तो वो आयुर्वेद का दोष निकालने लग जाता है। उन तो लोगों का यही कहना होगा, ये तो साधारण सी बात है कि किसी को अगर फ़ायदा नहीं होगा तो वो यही बोलेगा कि भाई हमने ये औषधि ली थी लेकिन इसके साथ हमारा कोई भी किसी तरह का फ़ायदा नहीं हुआ। आयुर्वेद दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ प्रकृति स्वयं पैदा करती है, इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं होता है। जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, जितनी भी जड़ी बूटियाँ होती हैं, ये आयुर्वेद अपनी कोख से पैदा करता है, धरती में पैदा होती हैं। इनको आप खुद से बना नहीं सकते हो, किसी भी जड़ी बूटी को नहीं बना सकते हो। लेकिन अंग्रेजी दवाइयों में कोई भी दवाई बनाने के लिए हमें केमिकल की ज़रूरत पड़ती है, और केमिकल किसी भी तरीके से हम लोग उसकी गुणवत्ता हम लोग तय कर सकते हैं कि हमें उसको कितना शुद्ध रखना है, कितना अच्छा बनाना है। लेकिन जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उसका जो होता है वो संग्रह इस चीज़ पर देख करके किया जाता है कि वो किस धरती पर पैदा हुई है। अगर अच्छी धरती पे जो दवाइयाँ पैदा हुई हैं तो उनकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी। सभी की सभी जड़ी बूटियाँ हैं वो एक ही जगह पे पैदा भी नहीं हो सकती। देखिए, ये तो साधारण सी बात है कि सभी फल सब्जियाँ एक ही जगह पे पैदा नहीं होते। इसी तरह से जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो भी एक ही जगह पर सभी जड़ी बूटियाँ पैदा कभी भी नहीं होती हैं, उनको अलग अलग जगह से खरीदना पड़ता है। हर क्षेत्र में अलग वनस्पति होती है जिसको हमें अलग जगह से ही जो संग्रह करना पड़ता है। अब जैसे उड़ीसा में कुचला जो होता है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, वहाँ इसके जंगल हैं। वहीं दार्जिलिंग में सिंगी मोरा बहुत अधिक मात्रा में होता है, जो एक प्रकार का विष है। कुचला भी एक प्रकार का विष है और जो सिंगी मोरा है वो भी एक प्रकार का विष है। जो राजपूताना के इलाके हैं उनमें इंद्रवारुणी बहुत ज़्यादा मिलती है, और नेपाल की तराई में चिरैता, कुटकी, पिपले मूल सैकड़ों टन के हिसाब से मिलते हैं। वहाँ पे इसकी भरमार है नेपाल के अंदर इन चीज़ों की। अगर आप उत्तम दवाई तैयार करना चाहते हो तो आपको प्रत्येक जड़ी बूटी उसी जगह से लेनी होगी जहाँ वह उत्तम मानी जाती है, जहाँ की वह सबसे उत्तम मानी जाती है। सुश्रुत ऋषि के अनुसार, सुश्रुत नाम के एक ऋषि थे, उनके अनुसार प्रावर्त ऋतु में मूल, वर्षा ऋतु में पत्ते और सर्द ऋतु में छाल, बसंत में सार और ग्रीष्म ऋतु में फल संग्रह करना उत्तम होता है। परंतु कई बातों के आधार पर इन बातों को नकार दिया गया है। लेकिन कुछ ऋषि मुनि ऐसे थे जिन्होंने सुश्रुत ऋषि की इन बातों को जो नकार दिया था कि आप मौसम के हिसाब से इस तरह से इन जड़ी बूटियों को संग्रह नहीं कर सकते। वहीं राजनिघंटु नाम के एक पुस्तक है जिसके अनुसार हेमंत ऋतु में लिया हुआ कंद, शिशिर में लिया हुआ मूल, वसंत में लिया हुआ पुष्प और ग्रीष्म ऋतु में लिया हुआ पत्र गुणकारक होता है। औषधि द्रव्य हमें सदैव ताज़े ही लेने चाहिए। अगर ऐसा ना हो सके तो 1 साल से पुराना तो हमें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर हमें वो ताज़े नहीं मिलते तो कम से कम इतना ध्यान रखें कि वो 1 साल से पुराना ना हो। अगर आपको किसी औषधि के लिए गुड़, धान्य या घी की ज़रूरत पड़ती है या शहद की ज़रूरत पड़ती है, तो वो अगर आप उसको नया लेते हो, नया घी बनाते हो या फिर नया शहद है या गुड़ है, तो वो आपको काम नहीं करेगा। आपको कम से कम वो 1 साल से ज़्यादा पुराना चाहिए। जो शाक्तधर हैं वो कहते हैं समस्त कार्यों के लिए रसयुक्त औषधियाँ जिसके रस को हम लोग उपयोग करते हैं
वो सर्द ऋतु में ग्रहण करें, परंतु वमन और विरेचन की औषधियाँ जो होती हैं वो बसंत ऋतु के अंत में ग्रहण करनी चाहिए। ऋतु या मौसम के अलावा धरती के मुताबिक भी दवाइयों के प्रभाव के में जो है वो अंतर आ जाता है। जैसे पृथ्वी और जल के गुणों की अधिकता वाली भूमि से विरेचक तत्वों वाली जो दवाइयाँ होती हैं वो लेनी चाहिए। अग्नि, वायु और आकाश के गुणों की अधिकता वाली भूमि से वामक द्रव्य लेने चाहिए। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के गुणों की अधिकता वाली भूमि से अभूप्तो भागहर द्रव्य लेने चाहिए और आकाश के गुणों वाली भूमि से संशमन द्रव्य लेने चाहिए। ऐसा करने से औषधियों के गुण उत्तम हो जाते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है। दवाइयों को संग्रह करने के लिए सबसे पहले हमें उसे छाया में या चंद्र या फिर बिल्कुल मंद धूप में, एकदम हल्की धूप में उसको सुखा लेना चाहिए। संग्रह करते वक्त साफ़ सफाई का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखोगे तो फफूंद आ जाएगी, फंगस आ जाएगी। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ की जड़ी बूटियाँ हमें नहीं लेनी चाहिए। जैसे सांप का बिल अगर कहीं पास में आपको दिख जाए, उसके पास से अगर आप कोई जो जड़ी बूटी आप संग्रह कर रहे हो तो उसको प्लीज़ आप मत लीजिए, क्योंकि ऐसे में वो जड़ी बूटियाँ जो होती हैं वो विषाक्त हो जाती हैं। दूषित स्थान जो होते हैं वहाँ से भी हमें, जो सीलन वाले स्थान होते हैं वहाँ पर जहाँ पे जल हमेशा रुका रहता हो, या फिर शमशान के पास वाली ज़मीन, या फिर ऐसी ज़मीन जो बंजर रहती हो अर्थात जहाँ पर घास फूस भी ना उगती हो, सड़क मार्ग पर जो पैदा हुई औषधियाँ होती हैं उनको भी अच्छा नहीं माना गया है। हमें ऐसी जगह की औषधियाँ नहीं लेनी चाहिए जिन बातों का हमने अभी ऊपर जिक्र किया है। जिन औषधियों को कीड़ा लगा हो या जहाँ पर मौसम की वजह से औषधियाँ सूख गई हों उन्हें भी नहीं लेना चाहिए। ये दवाइयाँ उचित गुण वाली नहीं होती हैं, ये आपको फ़ायदा नहीं करेंगी, फ़ायदे के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति ही करेंगी। आप सोचोगे कि फ़ायदा नहीं हुआ है तो बस वही बात हमारी सामने आ जाएगी कि भाई फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये दवाइयों के जो गुण हैं, जड़ी बूटियों के गुण हैं वो अच्छे नहीं हैं। अगर हम स्थानों की विशेषता की बात करें तो हिमालय पर्वत के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली जो भी दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ होती हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छी, उत्तम क्वालिटी की मानी जाती हैं। विंध्याचल पर्वत पर उत्पन्न होने वाली दवाइयाँ भी अच्छी ही मानी जाती हैं, जहाँ यह सिद्धांत शास्त्रों का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि दवाइयाँ लेना सिद्धांत जो है ये शास्त्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि आपकी जो जड़ी बूटियाँ हैं जिनसे आपने दवाइयाँ निर्माण करनी है वो अच्छी जगह की होनी चाहिए। इसके अलावा असम, बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली जो भी औषधियाँ होती हैं उनके गुण बहुत कमज़ोर होते हैं। बिहार, नेपाल की तराई तथा विंध्याचल में पैदा होने वाली वनस्पतियाँ मध्यम श्रेणी की होती हैं, इनको आप बहुत अच्छा नहीं मान सकते हो। ज़्यादातर हिंदुस्तान में जो दवाइयाँ मिलती हैं वो इन्हीं क्षेत्रों से आती हैं। हिमाचल में पैदा होने वाली वनस्पतियाँ जो होती हैं वो अच्छी श्रेणी की मानी जाती हैं। पंजाब और राजपूताना क्षेत्र की औषधियाँ जो होती हैं उनको भी विशेष दर्जा प्राप्त है, ये गुण में अच्छी होती हैं। जो बिहार और बंगाल की तरफ से पैदा होने वाली औषधियाँ उनसे अच्छी जो होती हैं ये हिमालय और हिमाचल, पंजाब, विंध्याचल की जो दवाइयाँ होती हैं ये ज़्यादा अच्छी मानी गई हैं। आप इन बातों को इस तरह से भी समझ सकते हो कि जिस क्षेत्र में फसल, अन्न और शाक के स्वाद और गंध अच्छा हो उस क्षेत्र की औषधियाँ अच्छी होती हैं। अगर ब्रह्मी को देखा जाए तो सबसे अच्छी ब्रह्मी जो होती है वो हिमालय में पाई जाती है। बाकी किसी भी क्षेत्र की ब्रह्मी हिमालय की ब्रह्मी के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन आजकल के वैद्य इन सभी बातों की तरफ इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनको भी देखिए पैसा कमाना सबको जो है वो अच्छा लगता है, तो इसलिए वो ये सब नहीं देखते कि ये वनस्पतियाँ कहाँ की हैं, जिसके कारण उनका जो है क्वालिटी और उनका असर जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। वो लोकल मिलने वाली दवाइयों से ही अपना काम चला लेते हैं, लेकिन ये बात उचित नहीं है। ऐसा करने से दवाइयों की गुणवत्ता कम हो जाती है। हमें इस वीडियो बनाने में और जानकारियाँ आप तक पहुँचाने में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप इन सभी जानकारियों का पूरा फ़ायदा ले सकें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें ताकि कोई भी जानकारी बाकी ना रह जाए। जो जानकारियाँ आपको अच्छी लगे उसे आप अपनी नोटबुक में लिख लें, और हमारी जो चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारी वीडियोस जितनी भी हैं ये आगे चल कर के आपके बहुत काम आएंगी। आपको किसी वैद्य से बात करनी हो या अपने लिए कोई जड़ी बूटी ख़रीदनी हो तो आपको हमारी ये जो वीडियोस हम लोग बना रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारी वीडियोस कुछ लंबी हो रही है, मैं कोशिश करूँगा इन वीडियोस को और छोटा करने की, लेकिन जो जानकारी हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो इसी तरीके से ही पहुंचाई जा सकती है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लगातार देखिए। अगर आपने पहले की या बाद की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जाइए और बाकी की वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।